नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना मामलों में एक बार फिर से कमी देखी गई है। 5 दिनों के बाद 30,000 से कम कोरोना मामले सामने आए हैं। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 26,115 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 252 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 34,469 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना ठीक न होने पर अस्पताल में मृत्यु पर मिलेगा मुआवजा, इसकी बात कही जा रही है। और एमसीसीडी जारी करे मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कोरोना पॉजिटिव के 30 दिनों के अंदर अस्पताल के बाहर मृत्यु। आपको बता दें कि आईसीएमआर ने जारी की है नई गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है, जिसको लेकर अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के आत्महत्या करने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और कोरोना पॉजिटिव मरीज की हादसे में अगर मौत होती है तो भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अस्पताल में भर्ती कोरोना के दौरान में कोविड की अगर मौत हो जाती है कोरोना से, डॉक्टर या आरटीपीसीआर की अगर बात की जाए तो भी फैसला लिया गया है। मॉलिक्यूलर टेस्ट क्लिनिक जांच के लिए कोरोना ठीक ना होने पर अस्पताल में अगर मौत हो जाती है तो भी मुआवजे की बात कही गई है। 8,606 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कल 3,35,04,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,45,385 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,27,69,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस संख्या 4 लाख से कम है। कुल 3,09,575 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 57.72% है। एक्टिव केस 0.85% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 8वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। पंजाब में कांग्रेस का ऑपरेशन पूरा होने के बाद अब पार्टी शासित दूसरे राज्यों में हलचल तेज हो गई है। इस बीच बीते शुक्रवार यानी 17 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ मैराथन बैठक की। जानकारी के मुताबिक इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच राजस्थान की स्थिति के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के लक्ष्यों पर भी चर्चा की गई। संयोग ये रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा। आपको बता दें कि बैठकें की गई हैं। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। बता दें कि मध्य प्रदेश के 31 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने दतिया, भिंड और मुरैना में मूसलाधार बारिश होने की लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में 5 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं शाजापुर, आगरा, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद समेत 28 अन्य जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में 4.5 इंच बारिश हो सकती है। बची हुई 14 जिलों में भी रिमझिम बारिश का दौर जारी रहेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर समेत सभी 10 संभागों में बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है।
बता दें कि प्रदेश में पिछले 3 दिन से झमाझम बारिशों का दौर लगातार जारी है। ग्वालियर, चंबल से लेकर मालवा, निर्माण में भी खूब बारिश हो रही है। वहीं 17 सितंबर से नया सिस्टम एक्टिव होने से भी देश प्रदेश भर में तेज बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो एक सप्ताह तक अच्छी बारिश होने की बात कही जा रही है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन को लेकर उत्साह चरम पर है। 22 सितंबर को वो मुरैना बॉर्डर से ग्वालियर में रोड शो के साथ प्रवेश करेंगे। हाईवे से लेकर शहर तक 200 से ज्यादा स्थान पर उनका स्वागत होना है। इस रोड शो को सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन ही माना जा रहा है, क्योंकि सिंधिया समर्थक ज्यादातर मंत्री शहर में आ चुके हैं या आने वाले हैं। पूरा शहर सिंधिया के बैनर, पोस्टर और कट आउट से भरा पड़ा है। जहां देखो वहां सिंधिया के पोस्टर, बैनर खड़े या टंगे हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, हाईवे पर पुरानी छावनी तक सिर्फ सिंधिया ही सिंधिया दिख रहे हैं। आपको बता दें कि समर्थक सिंधिया के आने पर जोरदार स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत में उनके समर्थकों ने शहर में जगह जगह होल्डिंग लगा दी है और सिंधिया का काफिला जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां उनके समर्थकों का स्वागत जो है वो उनके द्वारा किया जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने इसे शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया है। इस बीच आपको बता दें कि सिंधिया के समर्थन में सबसे ज्यादा पोस्टर, बैनर और कट आउट नदी गेट पर लगे हैं। इसके बाद कई रोडों पर भी पोस्टर लगाए गए हैं। तो वहीं नदी गेट ऐसा रास्ता है जहां सिंधिया 2 बार गुजरेंगे। देश में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक समिट 21 सितंबर मंगलवार को भोपाल में शुरू होने जा रही है। इस 10 दिवसीय समिट पुलिस अकादशी भोरी में आयोजित की गई है, जिसमें साइबर क्राइम को रोकने के लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही जिन राज्यों में साइबर क्राइम ज्यादा है वहां के पुलिस महानिर्देशक इस समिट में शामिल होंगे। पुलिस अकादमी भोरी के उप निर्देशक विनीत कपूर ने बताया है कि इस प्रकार की समिट का ये 3रा साल है। कोरोना संकट के चलते ऑनलाइन होने वाले आयोजन में इस बार 30 से ज्यादा राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2500 से अधिक अफसरों और एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं। समिट में अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, इंटरपोल सहित केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों सहित मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी वर्चुअली जुड़ेंगे। विनीत कपूर के मुताबिक समिट का उद्घाटन प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज करेंगे। इस समिट का आयोजन एमपी पुलिस की रिसर्च और पॉलिसी सेल द्वारा सॉफ्ट क्लिक्स द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि समिट में एक सत्र उन राज्यों यूपी और पश्चिम बंगाल के डीजीपी के लिए रहेगा जहां साइबर अपराध अधिक हो रहे हैं। अशासकीय महाविद्यालय प्राचार्य संघ देवी अहिल्या विवि इंदौर द्वारा नवीन शिक्षा नीति पर पहले वर्ष के पाठ्यक्रम के विशेषण चर्चा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शामिल सदस्यों ने इसे लेकर अपने सुझाव भी दिए हैं। अशासकीय महाविद्यालय प्राचार्य संघ देवी अहिल्या विवि इंदौर के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार झालनी ने बताया कि सोमवार शाम को आयोजित इस बैठक में 12 से ज्यादा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके साथ ही बैठक में शामिल विभागाध्यक्ष, शिक्षाविद, कॉलेज प्राचार्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और अपने सुझाव भी दिए हैं। साथ ही इस दौरान डॉक्टर राजीव कुमार झालनी ने ये कहा है कि बीबीए फॉरेन ट्रेंड और बीसीए का सिलेबस अभी तक घोषित नहीं किया गया है। अभी तक बीबीए फॉरेन ट्रेंड देवी अहिल्या विवि द्वारा वाणिज्य संकाय का हिस्सा माना जाता है। इसका भविष्य अभी तक तय नहीं है। तो वहीं नई नीति
का मूल उद्देश्य रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ करना है, जबकि नई नीति शिक्षा में बीकॉम के कई पाठ्यक्रमों में वोकेशन कोर्स जैसे टैक्स प्रोसीजर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फॉरेन ट्रेड आदि समाप्त कर दिए गए हैं, जिन्हें जारी रखा जाना है। पिछले 2 सप्ताह से हो रही मूसलाधार बरसात ने छत्तीसगढ़ में सूखे का संकट जो है वो खत्म कर दिया है। प्रदेश में 1 जून से अब तक 1048 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। ये पिछले 10 साल की औसत बरसात से केवल 10% कम रह गई है। मौसम वैज्ञानिकों के माने तो 1 जून से 20 सितंबर तक यहाँ औसतन 1095.9 मिलीमीटर बरसात होती है। 10 जिलों में तो औसत बरसात की अगर बात की जाए तो कोटा पार हो चुका है। मौसम विभाग की माने तो सुकमा जिले में सामान्य से बहुत अधिक पानी बरसा है। 22 जिलों में बारिश सामान्य है, वहीं 4 जिलों अभी भी कम बारिश की समस्या से जूझ रहे हैं। सामान्य बरसात की तुलना में देखें तो सुकमा, बेमेतरा, कबीरधाम, सूरजपुर, बिलासपुर, मुंगेरी, कोरबा, नारायणपुर, दुर्ग और परलोदा बाजार, माटापारा जिले में बरसात का कोटा पार हो चुका है। सरगुजा, जसपुर, कांकेर और रायगढ़ में सामान्य से बहुत कम बरसात हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लेकर सोमवार को बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा, रमन सिंह को उनकी पार्टी के लोग ही नेता नहीं मानते, उनकी पार्टी ने उनकी ये हैसियत बना दी है। ऐसे में वे उनकी किसी बात का जवाब देना उचित नहीं समझते। दरअसल दुर्ग के सलूद में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में जाने से पहले प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा, उन्हें रमन सिंह की वो बात याद आ रही है जब भी मीडिया से बात करता था तो रमन सिंह कहते थे, भूपेश सोकर उठकर तैयार होते हैं और सीधे मीडिया से बात करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। उस समय तो वो बात मेरे लिए बोले थे, वही बात आज उनके लिए लागू है, उनके पास कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरंदेश्वरी देवी पहले ही कह चुकी हैं, ये हमारा चेहरा नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के बहुत से चेहरे हैं, जिसमें एक छोटा चेहरा भी मैं हूं। पुरंदेश्वरी जी ने उनकी भी नकार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको बहुत दुख होता है कि वे 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, हम आज भी उनको नेता मानते हैं, लेकिन उन्हीं के दल के लोग उन्हें नेता नहीं मानते। ऐसे में उनके बारे में कोई बात कहना उचित नहीं समझता। तीन दिनों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद अब स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर यात्रियों की सही सलामत लौट आए हैं। कैसा रहा उनका ये सफर और कैसा रहा ये नजारा, आपको दिखाते हैं। स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने इतिहास रच ही डाला है और इंस्पिरेशन 4 के चारों अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पर अटलांटिक महासागर में सुरक्षित रूप से नीचे उतर आए। दुनिया भर की निगाहें इस यात्रा पर ही टिकी हुई थी और हो भी क्यों ना, पहली बार अंतरिक्ष में अनट्रेन्ड क्रू जो गया था। स्पेसएक्स ने 3 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के लिए 4 लोगों को एक निजी उड़ान से रवाना किया था और अब चारों लोग पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए। फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने के बाद स्पेसएक्स का ये क्रू ड्रैगन रॉकेट भी समुद्र में उतर आया है। स्पेसएक्स ने बताया कि 3 दिनों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार इंस्पिरेशन 4 के चारों अंतरिक्ष यात्री अमेरिका में फ्लोरिडा के तट पर अटलांटिक महासागर में सुरक्षित रूप से नीचे उतर गए। ये पृथ्वी की कक्षा के लिए दुनिया की पहली आम नागरिक मानव अंतरिक्ष उड़ान के पूरा होने का प्रतीक है।
इंस्पिरेशन 4 के चारों अंतरिक्ष यात्री पैराशूट की सहायता से बादलों को चीरते हुए अमेरिकी समय अनुसार शनिवार की शाम 7 बजे के करीब अटलांटिक महासागर में सुरक्षित रूप से नीचे उतर आए। बता दें कि 16 सितंबर को भारतीय समय अनुसार बृहस्पतिवार सुबह ही 5:33 पर अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से 4 आम लोगों को लेकर स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था। ये अंतरिक्ष यान दुनिया में पहली बार सिर्फ आम नागरिकों को लेकर पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ जब एक रॉकेट में मौजूद कोई भी व्यक्ति पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं था। ये शौकिया अंतरिक्ष यात्री अरबपति जेरेड साकमैन के नेतृत्व में लॉन्च हुआ था, जिन्होंने सीधे रॉकेट कंपनी से क्रू ड्रैगन कैप्सूल को किराए पर लिया था। उनके साथ ही मैम्फिस निवासी 29 साल के मेडिकल सहायक हेली और सेना, एक फिनिक्स की 51 साल समुदाय कॉलेज प्रोफेसर साइन प्रॉक्टर और तीसरे वॉशिंगटन में रहने वाले डाटा इंजीनियर क्रिस्टोफर सैम्ब्रोस्की थे। अंतरिक्ष से वापसी के बाद कैप्सूल जैसे ही पृथ्वी में आया, वैसे ही उसने बाहर का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। हालांकि कैप्सूल के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम लगाया हुआ था, जिसने ठंडक को बनाए रखा। अटलांटिक महासागर में उतरने से पहले कैप्सूल की रफ्तार को भी काफी धीमा कर दिया गया था और तब उसकी रफ्तार 24.14 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। और इस पूरी यात्रा के खर्च के बारे में भी आपको बता दें कि जेड आइजैकमैन ने यात्रा का खर्च उठाया था। आइजैकमैन ई कॉमर्स कंपनी शिफ्ट 4 आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महेंद्र नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में खुलासा हुआ है। आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। मोबाइल से अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है महेंद्र गिरी ने। इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं हम आप तक। पुलिस रडार पर सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नरेंद्र गिरी आनंद गिरी को उत्तराखंड में हिरासत में लिया। महंत राजू दास ने भी मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। महंत राजू दास ने भी सीबीआई जांच की मांग कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट जो है वो सामने आया हुआ है। मोबाइल से अपना स्टेटमेंट भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पुलिस रडार पर सपा के राज्य मंत्री का नाम भी शामिल है। बता दें कि आनंद गिरी को उत्तराखंड से हिरासत में लिया गया है। महंत राजू दास ने भी मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट का खुलासा हुआ है। वहीं अब बता दें हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के मौके पर सीएम योगी जो है श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे हुए हैं। ले चलते हैं आपको सीधा सीएम योगी की तरफ। बरामद हुआ है, जिसके बाद अब सीएम योगी जो है वो श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि कई नेताओं ने भी उनके मौत पर दुख जताया। अखिलेश से लेकर शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया था। फिलहाल अभी सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम योगी इस समय बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और समय पहले ही निर्धारित कर लिया गया था कि सीएम योगी श्रद्धांजलि देने जाएंगे, जिसके बाद अब सीएम योगी लाइव
हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए जाने वाले हैं। वहीं मौत के बाद उनके साधु संतों में भी शोक की लहर साफ देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति दे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य संत महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के देवलोकमान की दुखद सूचना मिली है। सनातन धर्म के लिए अपना सीजन समर्पित करने वाले पूज्य स्वामी जी द्वारा समाज के कल्याण में दिए गए योगदान को सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। महंत राजू दास ने मौत की सीबीआई जांच की मांग की है, ये भी आपको बता दें। आपको बता दें कि साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का अब निधन हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं। हालांकि इसमें नरेंद्र गिरी के निधन के बाद कई खुलासे भी सामने आ रहे हैं। महंत राजू दास ने मौत की सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना सुसाइड नोट रिकॉर्ड किया है। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय लाइव हैं और आप बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। हालांकि निधन के बाद कई खुलासे भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये पता चल रहा है कि महंत राजू दास ने भी सीबीआई की मांग कर दी है। घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को
आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा मोबाइल मत मारो हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहां पर आयोजित हो, उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारें तो इससे काफी चीजें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और प्रयागराज कुंभ के पूर्व जब प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था। पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था, उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहाँ पर स्वच्छता के नए मानक वहां पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज जो हमारे बीच में नहीं है, उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रभु श्री राम से, प्रयागराज से और यहाँ पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है, उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे
अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, बागंबरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां पर बागंबरी पीठ में ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा, और उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहां पर संपन्न होगा। सभी एजेंसियां अलर्ट हैं और इस पूरे मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वह